नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज का खास कार्यक्रम अखबारों की सुर्खियां और मैं हूं आपके साथ प्रश्नता। अखबारों की सुर्खियों में हर रोज हम उन तमाम सुर्खियों पर चर्चा करते हैं जो अखबारों की हेडलाइंस होती है, लेकिन वो हेडलाइंस क्यों बनी, उनके पीछे की असल खबर क्या है, असल मुद्दा क्या है, उस तक पहुंचने की हमारी कोशिश होती है। वरिष्ठ पत्रकारों से हम चर्चा करते हैं, विश्लेषण करते हैं और असल खबर जानने की कोशिश करते हैं। तो आज भी अखबारों की सुर्खियों में हम तमाम सुर्खियों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, आपका परिचय कराते हैं। वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र कानूनगो जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वही फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार राकेश दुबे जी। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। शुरुआत करना चाहूंगी राकेश जी मैं आपसे कि फिर एक बार बीजेपी में अंतर्कलह मैं इसे कहूंगी तो क्या गलत होगा या नहीं, ये आप बताएं कि मंत्री एक बार फिर भिड़ते नजर आए। यशोधरा राजे सिंधिया और अरविंद भदौरिया, उनकी फिर से तू मैं देखने को मिली है। लगता है हमारा संपर्क टूट गया है उनसे। राजेंद्र जी आपसे लेना चाहूंगी मैं। देखिए, यशोधरा राजे सिंधिया जी जो है राजघराने से आती हैं जी, और उनकी महत्वाकांक्षाएं अधिक हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो पूर्व में भी कैबिनेट में उनकी ऊर्जा मंत्री जो वर्तमान में हैं अभी तोमर जी, प्रद्युमन सिंह तोमर, उनके साथ भी किसी बात को लेकर के विवाद हुआ था और उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि खंबे पर चढ़ने से बिजली नहीं सुधर जाती। बिल्कुल। और आज फिर अखबारों में ये छपा है कि उनकी अरविंद भदौरिया जी से विवाद हुआ है और उसका मुख्य कारण जो जैसा बताया गया है कि विजय शाह जी ने कुर्ते को कुछ इस तरीके से झटकारा था और वो उनके पीछे की रो में बैठी थी कि उनके पीछे थी, तो कुछ उनको अभद्र लगा और उस पर से उन्होंने कुछ कहा और उसके बाद अरविंद भदौरिया जी ने कुछ कमेंट किया तो उसके बाद उनको बुरा लगा और उन्होंने भदौरिया जी के साथ जो है उनका विवाद हुआ। तो ये जो विवाद है और इसके बाद विश्वास सारंग जी ने जो है उसको विवाद को कुछ मध्यस्थता करते हुए कुछ ठंडा करने का प्रयास किया, लेकिन इस प्रकार की जो घटनाएं हैं ये आम व्यक्तियों के लिए, आम जनता के लिए एक आश्चर्य का विषय होती है कि इतने जिनको हमने जनप्रतिनिधि चुना है, चाहे वो भदौरिया जी हों, चाहे प्रद्युमन सिंह तोमर हों, चाहे विजय शाह जी हों, चाहे वो यशोधरा राजे जी हों, जो भी जनप्रतिनिधि हमने चुने हैं उन जनप्रतिनिधियों का आचरण कैबिनेट जैसी बैठक में जो कि महत्वपूर्ण बैठक मानी जाती है, मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में वो होने वाली बैठक होती है, उसमें इस प्रकार का आचरण और ये चीजें छिपी तो रहती नहीं है, बिल्कुल किसी न किसी माध्यम से बाहर आती है। तो ये जो चीजें बाहर आती हैं ये दर्शाती हैं कि हमारे मंत्री जो है अंदर से कहीं संतुष्ट नहीं है, कहीं न कहीं असंतोष का भाव है जो कभी भी उग्र रूप धारण करके और विवाद की स्थिति को पैदा कर देता है। मुख्यमंत्री जी हमेशा 1-to-1 करते रहते हैं, अलग अलग चर्चाएं करते रहते हैं विधायकों से, मंत्रियों से। तो जब मुख्यमंत्री जी इस प्रकार की चर्चाएं करते हैं तब ये चीजें भी सामने आना चाहिए, मुख्यमंत्री जी को इस पर भी विचार करना चाहिए और खुलकर चर्चा करना चाहिए मंत्रियों से कि आखिर वो क्या चाहते हैं। बिल्कुल। उनकी जो डिमांड है, उनकी जो चाहना है, उसके ऊपर ध्यान देकर के यदि जोर दिया जाए, काम कराया जाए, तो ये विवाद की स्थिति बचेगी और जनता में जो एक हास्यास्पद स्थिति जो सामने आती है, अखबार बड़ी बड़ी हेडलाइन बना करके इसको प्रस्तुत करते हैं, तो उससे निजात मिलेगी और ये एक सही तरीका हो सकता है।
राकेश जी हमारे साथ जुड़ गए। राकेश जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। और यही इसी मुद्दे पर मैं आपसे भी लेना चाहूंगी, जिस तरह से उपचुनाव की तैयारियों को लेकर ये बैठक बुलाई गई थी, विजय जी के कुर्ते से ये विवाद शुरू हुआ, भदौरिया जी ने कुछ टिप्पणी की, उसके बाद यशोधरा जी नाराज हो गई। इसके पहले भी जिस तरह से राजेंद्र जी ने कहा कि कैबिनेट की बैठक में हमने देखा था ऊर्जा मंत्री के साथ यशोधरा जी का विवाद हुआ था। तो इस तरह के विवाद सामने आना, एक समाज की भी बात करें, जनता की भी बात करें, तो एक अच्छा मैसेज नहीं जाता, क्योंकि आप एक ही पार्टी के मंत्री हैं, आप उस दर्जे पर बैठे हुए, आपको ये सारी चीजें शोभा नहीं देती है। देखिए, मध्य प्रदेश का समग्र राजनीतिक चित्र से आपकी बात से उभर नहीं रहा। मध्य प्रदेश का समग्र राजनीतिक चित्र देखें तो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री आपस में लड़ रहे हैं, तो कांग्रेस में भी किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं बरता जा रहा है। मध्य प्रदेश की दो प्रमुख राजनीतिक पार्टियों में दोनों जगह शक्ति का संतुलन नहीं है, और शक्ति का प्रदर्शन अपने को ज्यादा शक्तिशाली साबित करने के लिए मंत्री कुछ भी कर रहे हैं, और कांग्रेस के नेता कुछ भी कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह के खिलाफ दिल्ली में सोनिया गांधी को पत्र लिखना, ये भी किसी प्रकार की अनुशासनहीनता है। बिल्कुल। इस तरह एक मंत्री कुर्ता झटकारता है, वो भी अनुशासनहीनता है। सत्ता में हो या विपक्ष में हो, आप हमारे प्रतिनिधि हैं, जनता के प्रतिनिधि हैं, आपका व्यवहार सौम्य, शालीन और समाज को आगे ले जाने वाला हो। ये बात करने का कौन सा तरीका है कि ठाकुर तो चुप हो जा। बिल्कुल, ये वो वाली बात है कि आप जातिगत तरीके से जब कैबिनेट में बात कर सकते हैं, तो पब्लिक में आपका परसेप्शन क्या है? पब्लिक में आपका परसेप्शन बहुत ही बुरा दिखता है। बिल्कुल। जिस तरह की बात कल अरविंद भदौरिया ने यशोधरा राजे से कही, या यशोधरा राजे ने अरविंद भदौरिया से कही, ये दोनों बातें जो हैं राजनीतिक लोगों पर एक प्रकार का लांछन है। उन्हें अपना व्यवहार ठीक रखना चाहिए। ये व्यवहार जनता के प्रतिनिधि का व्यवहार नहीं है। ये तो कुल मिलाकर एक राजा और एक उसकी प्रजा के बीच के व्यवहार सा दिखाई देता है। तो मध्य प्रदेश में इस समय जो राजनीति का वैक्यूम है, इसमें किसी शक्ति की आवश्यकता है जो इन सारी चीजों को ठीक से कर सके। निश्चित ही इस तरह के विवादास्पद बयान जो सामने आते हैं और जो विवाद सामने आते हैं, उससे जनता में तो एक अच्छा मैसेज जाता ही नहीं है, क्योंकि जब आप एक महत्वपूर्ण बैठक में शामिल हो रहे हैं और मंत्री दर्जे के आप लोग हैं और उसके बाद इस तरह की भाषा शैली का आप उपयोग करते हैं, तो ये बिल्कुल सही नहीं है। हालांकि इस बैठक में सीएम के पहुंचने से पहले पूरा विवाद ठंडा हो गया था, लेकिन फिर भी इस तरह के विवाद हर हफ्ते या हर दिन आना ठीक नहीं है। बढ़ते अगली खबर की ओर, राजेंद्र जी, नीट और यूजी का पैटर्न बदल दिया गया है। नीट परीक्षा की बात करूं, मेडिकल से जुड़ी हुई, पहली बार 4 भागों में पेपर होगा। देखा जाए तो इस कोरोना काल में बहुत सारी चीजें बदली है। बच्चों की बात की जाए, छात्रों की बात की जाए, लंबे समय से सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम अटके हुए हैं। सभी ये इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि सभी के भविष्य का सवाल है। एक बार फिर कभी सीबीएसई ने अपना पैटर्न बदला था 10वीं और 12वीं के लिए, अब यहाँ पर नीट और यूजी का भी पैटर्न बदलता दिखाई दे रहा है। राजेंद्र जी, बिल्कुल, ये जो बदलाव हो रहा है, ये जैसा आपने बताया कि कोरोना काल में जो पढ़ाई में व्यवधान आया है, जो रेगुलर स्कूल या कॉलेज जाकर के और इस प्रकार की जो पढ़ाई होती थी उसमें और इस ऑनलाइन में और इसमें जो बदलाव आया है, वो सारी जगह परिलक्षित हो रहा है। इसी क्रम में यदि हम देखें तो सीबीएसई का जैसा आपने उदाहरण दिया वो भी सही है, और नीट में भी जो बदलाव आया है, तो निश्चित रूप से उसको परीक्षार्थियों के लिए कुछ न कुछ सुगम बनाने का प्रयास किया गया है, और ये कोशिश की गई है कि जो परीक्षार्थी हैं वो उस बदलाव के साथ और सरलता से अपनी परीक्षाएं जो है वो दे सकेंगे। उसमें किसी प्रकार के व्यवधान जो हैं वो उनको कम किया गया है, ऐसा मेरा मानना है। राकेश जी, आपका क्या कहना है? देखिए जी, इस सारे मामले में एक पक्ष जो है चर्चा में नहीं आया है, तो उस पक्ष को इसमें सामने रखना चाहते हैं। बिल्कुल। कोरोना के अतिरिक्त मध्य प्रदेश में जो लोग नीट और यूजीसी की अन्य परीक्षाओं में बैठ रहे हैं, वे सब वही लोग हैं
जो व्यापम के घोटाले को भोग चुके हैं या व्यापम के घोटाले का लाभ लेकर किन्हीं मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेकर डॉक्टर बन चुके हैं जी। इन परीक्षाओं में जो पीजी के लिए लोग बैठ रहे हैं वे कितने अप टू मार्क हैं, ये व्यापम के घोटाले के परिप्रेक्ष्य में भी सोचना पड़ेगा जी। परीक्षाएं सरल बनाने से या परीक्षाएं सुगम बनाने से शिक्षा का स्तर नहीं बदलता। जी। शिक्षा का स्तर मूल पाठ्यक्रम के निरंतर अध्ययन से बदलता है। बिल्कुल। कोरोना काल में निरंतर अध्ययन की प्रक्रिया बाधित हुई, इसी तरह पहले व्यापम में जिनका प्रवेश हो गया है, जिनका प्रवेश नहीं हुआ, उससे भी अध्ययन प्रभावित हुआ है। मध्य प्रदेश के छात्रों की स्थिति अन्य राज्यों के अपेक्षा बेहद कमजोर है। बिल्कुल। सरकार को इस विषय पर बात करना चाहिए और नीट और यूजीसी के अन्य एग्जाम कंडक्ट करने वाली संस्थाओं के साथ तालमेल में रहना चाहिए। राजेंद्र जी, इस पर जरूर लेना चाहूंगी। जिस तरह से राकेश जी ने व्यापम का जो मुद्दा उठाया कि एक पक्ष जो है वो सुर्खियों में नहीं आया, जो चर्चा का विषय नहीं बना, आपका क्या कहना है? देखिए, ऐसा है, व्यापम के मामले में इतनी प्रकार की और इतनी अलग अलग बहस हो चुकी है और अब वो जांच जो है अपने स्तर से चल रही है, उसका क्या भविष्य होगा उस जांच का, ये किसी को कुछ पता नहीं है। बिल्कुल। वो इतना बड़ा जो है स्कैंडल हुआ, धीरे धीरे कम होते होते वो आज उसको यदि चर्चा की जाए तो ऐसा लगता है कि इसे कोई मतलब नहीं है, च्युइंगम की तरह है, आपको ठीक लगा आप चबाते रहिए उसको, लेकिन प्रतिफल कुछ निकलना है नहीं है। तो व्यापम की बात करने से कोई निष्कर्ष निकलने वाला नहीं है। हाँ, उसका उदाहरण जरूर दिया जा सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर, जो आरक्षण से है। राकेश जी, जिस तरह से कल हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश दिया है, अगली सुनवाई 10 अगस्त को होने वाली है। जो रोक आरक्षण पे है ओबीसी को लेकर वो बरकरार है। फिलहाल प्रदेश में 14% जो ओबीसी का आरक्षण के अनुसार ही भर्तियां होंगी। 27% की लगातार मांग की जा रही है, मतलब 13% और बढ़ाने की लगातार जो मांग हो रही है। हाईकोर्ट में मामला चल रहा है, उस पर भी अभी और इंतजार करना पड़ेगा। देखिए, माननीय हाईकोर्ट या माननीय सुप्रीम कोर्ट जी जो भी निर्णय देते हैं वो समाज में चल रही गतिविधियों के प्रकाश में ही देते हैं। जी। समाज किस ओर जा रहा है, समाज सही दिशा में जाए, ये निर्णय देने वाले न्यायाधीशों की राय होती है, उनका प्रयास भी होता है। लेकिन अब हम इसके अलावा समाज के चरित्र को देखें। हाल ही में जो सेंट्रल में कैबिनेट बनी है वो एक तरह से ओबीसी कैबिनेट हो गई, उसको लेकर एक अलग प्रकार का प्रशिक्षण बना है। तो इस तरह से जो प्रशिक्षण बनेंगे तो जो आरक्षण भारत में 10 वर्ष के लिए लागू था वो 70 वर्ष तक चल रहा है, और अब इसी तरह से अगर बदलाव आता रहा तो वो कभी हटने वाला नहीं है। तो आरक्षण का लाभ जिन्हें मिलना चाहिए था समाज का, वो वंचित वर्ग आज भी वही है, जो बीच में जिनको सुप्रीम कोर्ट मलाईदार लोग कहती है, वो मलाईदार लोग उसका लाभ उठा रहे हैं। भारत में इस आरक्षण व्यवस्था की खास तौर पर नौकरियों में और कॉलेजों के प्रवेश के मामले में पूरी तरह से पुनः समीक्षा होना चाहिए। मैं भारत सरकार से इस बारे में एक आयोग बनाने की मांग करता हूँ। राजेंद्र जी, जिस तरह से हाईकोर्ट ने भी कहा है कि मेरिट लिस्ट आप तैयार कर सकते हैं मेडिकल में भर्तियों के लिए 27% आरक्षण के अनुसार, लेकिन जो नियुक्तियां होंगी वो 14% के अनुसार ही होंगी। 800 की जगह खाली है डॉक्टरों की, इसमें 216 जो है ऐसा कुछ समथिंग फिगर है, उतनी की मेरिट बना लीजिए, लेकिन 112 की जो है नियुक्तियां कर सकते हैं, बाकी विचाराधीन रहेगी, क्योंकि वो याचिका जो है वो अभी उस पर निर्णय हुआ नहीं है। अगस्त की कोई तारीख उसमें 10 तारीख मिली है। तो निश्चित रूप से आरक्षण ऐसा मुद्दा है जिस पर कि एक अलग से बहस की आवश्यकता है हर स्तर पर। वो आज के कार्यक्रम में उस पर हम चर्चा नहीं कर सकते, बहुत कम समय रहता है, सुर्खियों वाली बात है। पर निश्चित रूप से जो है जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है उसके हिसाब से 50% से अधिक
आरक्षण नहीं होना चाहिए। ये बात हमेशा ध्यान रखना चाहिए, लेकिन सरकार तोड़ मरोड़ करके और उसको एक वोट बैंक के इस्तेमाल करने के हिसाब से घटाती बढ़ाती रहती है। और अभी जो है वो ओबीसी के आरक्षण की सीमा 27% की गई है, तो उसके हिसाब से ये आरक्षण के हिसाब से भर्ती करना चाह रहे हैं। अब यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि धीरे धीरे यदि पूरा चीज आरक्षण में आती जाएगी तो अनारक्षित का अधिकार जो है वो मारा जाएगा, और अभी तक मारा जाता रहा है। इससे ज्यादा कुछ भी कहा नहीं जा सकता। निश्चित ही अब आरक्षण को लेकर लंबे समय से चर्चाएं चल रही है। ओबीसी 27% को लेकर जो मामला है वो अभी भी हाईकोर्ट में विचाराधीन है। अगली तारीख 10 अगस्त को अगली सुनवाई होगी। अंतरिम आदेश कल ही हाईकोर्ट ने दिया है। अब देखते हैं आगे इस पर क्या होता है। हालांकि कमलनाथ ने भी राज्यपाल से जब मुलाकात की थी उसके बाद मीडिया से रूबरू होते हुए आरक्षण की बात उन्होंने उठाई थी कि हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं। लेकिन खैर देखते हैं, जो भी निर्णय होगा हाईकोर्ट का होगा, आगे क्या कुछ होता है। बढ़ते अगली खबर की ओर जो कोरोना से है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राकेश जी मैं आपसे लेना चाहूंगी, प्रधानमंत्री मोदी ने भी चिंता जताई है। जो हिल स्टेशनों पर, जो पिकनिक स्पॉट्स पर भीड़ हो रही है, जो तस्वीरें लगातार सामने आ रही है, उन्होंने साफ कहा है कि ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। ऐसे ही तीसरी लहर आएगी। पूर्वोत्तर राज्यों के सीएम से कल उन्होंने वर्चुअली चर्चा भी की और उन्होंने कहा है साफ तौर पर कि आप सख्त कदम उठाएं, इस तरह की तस्वीरें आना ठीक नहीं है। बिल्कुल, प्रधानमंत्री ने जो बात कही है वही बात हमारे देश के वैज्ञानिक पिछले एक सप्ताह से कहते आ रहे हैं जी। विदेशों में थर्ड लहर आ गई है कोरोना की जी। और देश में ये कभी भी दस्तक दे सकती है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन प्रथम लहर में और दूसरी लहर में जो हम आयु वर्ग का अंतर देखते हैं, तो अब ये तीसरी लहर बच्चों को और खास तौर पर युवाओं को प्रभावित करने वाली का अंदाज लगाया जा रहा है। अगर ऐसा है तो हमें खुद सबसे पहले अपने लिए सुरक्षित दूरी, मास्क और सैनिटाइजर की व्यवस्था करना चाहिए। आमतौर पर सेनानी लोग इस तरह की बातें नहीं कर रहे हैं। जो चित्र आ रहे हैं वो बेहद चिंताजनक है देश के लिए, और खास तौर पर उस देश के लिए, भारत जैसे देश में जहां मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर लगभग शून्य सा हो गया है। बिल्कुल। राकेश जी, आपको क्या लगता है कि सरकार तो समय समय पर चेता रही है, प्रधानमंत्री मोदी की बात करें या मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान की बात करें, कि अभी भी कोरोना गया नहीं है, अभी भी बरकरार है, हालांकि प्रभाव कम हुआ है, लेकिन जो जनता है वो लापरवाही कहीं ना कहीं यहाँ पर बरत रही है। जनता की लापरवाही से ज्यादा चिकित्सा के व्यवसाय में जो व्यापार घुस गया है वो ज्यादा जिम्मेदार है जी। कोरोना के पहली लहर में बहुत सारे कोरोना अस्पताल उगाए थे जिनका अब पता नहीं है। कोरोना के कारण आम अन्य रोगों के बारे में सारे अस्पतालों में उपेक्षा हो रही थी, जिससे कई सारे लोग काल कलुषित हुए हैं। आज स्थिति प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और सरकार सब अपील कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा उस अपील का लाभ और नुकसान जिसको होना है वो जनता को खुद अपनी गाइडलाइन बनाना चाहिए और अपने वो प्रयास करना चाहिए जिससे थर्ड लहर आए हम उसका सफलता से सामना कर सकें। बिल्कुल निश्चित ही। राजेंद्र जी, राजधानी भोपाल की बात करें तो कल जिस तरह से हमने देखा कि नई गाइडलाइंस आई, कई और पाबंदियां जो थी वो हटा दी गई, बाजार को रात 10 बजे तक खोलने की अनुमति हो गई। सिनेमा घरों की बात करें तो 50% क्षमता के साथ खोलेंगे। हालांकि सिनेमा घर संचालकों ने फिलहाल अभी मना कर दिया है, क्योंकि खर्च इतना है कि वो उसको संचालित नहीं कर पाएंगे और ना ही कोई अभी नई मूवी आ रही है। रेस्टोरेंट की बात करें तो 100% क्षमता के साथ खोलने की अनुमति हो गई है। लेकिन दो तस्वीरें यहाँ पर सामने आई, एक न्यू मार्केट की है और एक चौक बाजार की है, कि न्यू मार्केट तो रात 8 बजे बंद करा दिया गया, लेकिन चौक बाजार 10 बजे तक खुला रहा। देखिए, एक ही शहर में दोहरे मापदंड ये जो है दर्शाते हैं कि कम्युनिकेशन गैप है। जो प्रशासन है, नगर निगम का प्रशासन है या जो अमला मार्केट बंद कराने के लिए तैनात किया गया है, उसमें आपसी सामंजस्य नहीं दिखाई देता। अन्यथा ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होती कि न्यू मार्केट 8 बजे बंद हो जाए और चौक बाजार जो है वो 10 बजे बंद हो। ये कम्युनिकेशन गैप है
इसको नगर निगम के आयुक्त ने स्वीकार भी किया है और ये कहा है कि आज से ये स्थिति निर्मित नहीं होगी, ये किसी गफलत के कारण हो गया है। पर सवाल ये है कि इतनी महत्वपूर्ण बातों पर गफलत क्यों होती है? बिल्कुल, किस व्यक्ति के कारण ये गफलत हुई? कहने को तो बहुत मामूली बात है ये कि 8 बजे बंद करा दिया और वो 10 बजे बंद हुआ। 8 बजे से 10 बजे के बीच में न्यू मार्केट के व्यापारियों को जो नुकसान उठाना पड़ा, जो जनता वहां पर गई थी उस हिसाब से कि हम 10 बजे तक रहेंगे, खरीदारी करेंगे, उसको जो परेशानी होना पड़ी, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? ऐसे जिम्मेदारों पर कार्रवाई और कड़ी कार्रवाई जब तक नहीं होगी तब तक इस प्रकार की गफलतें होती रहेंगी और कहने को ये हो जाएगा कि नहीं ठीक है वो गफलत में हो गया और अब आगे से हम कल से इसको जो है बिल्कुल दुरुस्त कर लेंगे। तो ये चीज जो है कहीं न कहीं प्रशासन की लापरवाही दिखाई देती है इसमें, और खास करके ऐसे अधिकारियों की लापरवाही दिखाई देती है जो इस प्रकार के निर्देश देते हैं, जो आधे जगह पर वो निर्देश जाते हैं, आधे जगह पर नहीं जाते हैं। इसको सुनिश्चित किया जाना चाहिए और ये अच्छी बात है कि उन्होंने कहा है कि आज से ये इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी, तो इससे जनता और व्यापारियों को दोनों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। राकेश जी, आपका क्या कहना है? निश्चित ही इस तरह की देखिए, ये सारी गड़बड़ जो है भोपाल के जिला प्रशासन की है। जिले का एक कलेक्टर होता है, उसको सारा जिला उसकी एक आवाज पर खुलता है और उसकी एक आवाज पर बंद हो जाता है। बिल्कुल, भोपाल के को 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में बांटकर अलग अलग आदेश जारी करना कहीं से समझदारी नहीं है। जिला अध्यक्ष को एक ही ऑर्डर निकालना चाहिए कि कोरोना की गाइडलाइन में बाजार तक कब खुलेगा, बाजार कब बंद होगा, रेस्टोरेंट कब खुलेगा, कब बंद होगा। बिल्कुल, तो उसकी पर जो अधिकारियों की पोस्टिंग, अधिकारियों की नियुक्ति, उनको मिलने वाली सुविधा, जो राजनीतिक संरक्षण मिलता है, उसकी वजह से इस तरह की गफलतें होती हैं। और अब चूंकि मामला जान पर बन गया है, थर्ड वेव बहुत कठिन गुजर रही है, दिन विदेशों में दिख रही है, तो सरकार को सचेत होना चाहिए और खासतौर पर भोपाल के जिला प्रशासन को और अधिक होना चाहिए। बिल्कुल, इस तरह की गलतियां का जो खामियाजा है वो सीधे जनता को ही भुगतना पड़ता है, तो नहीं होनी चाहिए। निश्चित ही बढ़ते अगली खबर की ओर, जमीन विवाद को लेकर राजेंद्र जी होशंगाबाद की यहाँ पर बात करें। इटारसी के पास भरगदा गांव का यह मामला है कि कोर्ट के आदेश के खिलाफ खेत जोतने जो आरोपी पहुंचा था, उसने पहले जेठ और बहू को खेत में दौड़ाया, फिर ट्रैक्टर से रोंदा। इस तरह की घटनाएं आना भी दुखनीय है, क्योंकि इसके थोड़े दिन पहले हमने देखा था नेमावर में जो जघन्य हत्याकांड हुआ था, उसके बाद लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आई और अब एक और ये मामला सामने आया है कि अपनों ने ही अपनों की जान ले ली। ये एक प्रकार से हैवानियत की इंतहा है। इस प्रकार के मामले सामने आना, ये वो भी जमीन के विवाद को लेकर के और परिवार में ही इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होना, ये आदमी की जो एक मृग तृष्णा है उसको दर्शाता है और राक्षसी प्रवृत्ति जो है इसमें नजर आती है। क्या कारण हो सकता है कि भाई आपको किसी की हत्या ही करना पड़ जाए? बैठ करके बातचीत के द्वारा ये हल हो सकता है। बिल्कुल, और इससे आज के समाज में जो रिश्ते हैं, जो एक आपस का सामंजस्य है, वो ताना बाना बिल्कुल बिखर गया है, ऐसा माना जाता है। अब इसमें यदि इसकी तह में जाते हैं तो निश्चित रूप से यही बातें सामने आएंगी और जो प्रशासन है उसको सख्त से सख्त कार्रवाई करके और उस जिसने इस प्रकार का अपराध किया है उसको सजा दिलवाने के लिए पूरा प्रयास कर देना चाहिए, क्योंकि एक नहीं 2 हत्याएं उस समय पर हुई है, एक महिला और एक पुरुष की, और वो भी एक परिवार के सदस्य द्वारा मात्र जमीन के विवाद को लेकर के
तो ये बहुत जघन्य अपराध है और इस अपराध की सजा जो है उस व्यक्ति को जरूर मिलना चाहिए। प्रशासन को भी सख्त से सख्त जो है वो कार्रवाई करनी चाहिए। कारण ये भी हो सकता है कि प्रशासन सख्त नहीं होता और सख्त कार्रवाई नहीं होती, इसलिए आरोपियों के जो हौसले इतने बुलंद हो जाते हैं। चंदेरी से भी ऐसी ही घटना सामने आई राकेश जी कि पहले भतीजे की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी गई, फिर घर पहुंचकर बड़े भाई को मार डाला। प्रशासन कहाँ सोता रहता है हमारा, किस तरह के मामले सामने आते हैं? देखिए, प्रशासन काम क्यों नहीं करता, इस पर विचार होना चाहिए। अगर प्रशासन काम करे तो इस तरह की घटनाएं हो ही नहीं। लेकिन प्रशासन तो राजनीतिक संरक्षण में काम करता है। हर घटना का जब आप उसका प्रतिफल देखने के लिए जाएंगे तो अंत में कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण ही प्राप्त होगा। बिल्कुल। चाहे आप निमावर की घटना देख लें, चाहे आप 2-3 घटनाएं जो पिछले 15 दिन में घटी हैं उन पर विचार कर लें, तो कहीं ना हर जगह जो है राजनीतिक संरक्षण होता है। बिल्कुल। राजनीति में काम करने वाले राजनीतिक दल, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो या कोई अन्य राजनीतिक दल हो, उन्हें सबसे पहले भारत के संविधान और कानून पर ध्यान रखना चाहिए। वो भारत के संविधान और कानून को तो खेल समझ लेते हैं। अभी भी यही सब हो रहा है। ये जो हत्याकांड जिसके बारे में आप जिक्र कर रहे हैं, इसमें भी भाजपा और कांग्रेस के नेता सक्रिय हो गए हैं और सारे मामलों को तहस नहस कर रहे हैं। निश्चित ही राजनीतिक संरक्षण मिलता है, प्रशासन की लापरवाही, सख्त कार्रवाई ना होना और इस तरह के मामले हर रोज अखबारों में छपते रहते हैं और हम इसी तरह बातचीत और चर्चा और बहस करते हैं। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम चर्चा के लिए। तो अखबारों की सुर्खियों में फिलहाल इतना ही, लेकिन लगातार आप बने रहिए साधना न्यूज के साथ। धन्यवाद।